Hello all, welcome to EduTap. In this video, we are going to talk about the detailed strategy for the Tier 2 examination of ICAR AO. आपका जो पेपर 1 है ICAR AO का, आई होप कि बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। और अगर किसी बच्चे के 120 प्लस स्कोर बन रहा है दोस्तों, तो उसको Tier 2 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर Tier 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अब कंपटीशन है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फिल्टरिंग है भीड़ की वो हो चुकी है। Tier 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पेपर मैक्सिमम जो बच्चे नॉन सीरियस हैं या फिर जिनकी प्रिपरेशन कम है वो आउट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा बच्चा आगे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि जो सिलेबस है Tier 2 एग्जामिनेशन का वो काफी वास्ट है, कहीं ना कहीं यूपीएससी से सिलेबस मैच करता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। और तीसरी बात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अब जो आपका Tier 2 पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वहां पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो पेपर 1 की तरह ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अगर नहीं भी याद आ रहा तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, लेकिन अगर आपने आंसर लिखना है तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं एनालिटिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो हल्का सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिगार्डिंग द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि कुछ बच्चों को वो आइडिया नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल स्ट्रेटेजी की। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे हर एक सेशन की जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं Tier 2 एग्जामिनेशन की बात करूं तो Tier 2 एग्जामिनेशन सबसे पहले तो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा, जैसा कि हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में करते हैं, सीबीएसई एग्जाम्स में करते हैं। और हर पेपर आपका 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा। तो यहाँ पर एक बच्चे की जो सिटिंग कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 3 घंटे में आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर का पैटर्न होता है आप बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं कि 10 मिनट बैठ जाते हैं या फिर वॉशरूम हो जाते हैं, आपको लगातार लिखना होता है आंसर, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो 3 घंटे की बैठने की आदत तो अभी से डालना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात कि जो पेपर है वो टोटल 4 इन नंबर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। और अच्छी बात क्या है कि आईकार में जो नोटिफिकेशन थी उसमें डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है पूरा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का। जो पेपर 1 है, इनका सिलेबस इन्होंने दिया है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए, सिलेबस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, देन कल्चर है, देन सोसाइटी है एंड देन ज्योग्राफी है। मैं आपको आगे डिटेल में भी बताऊंगा उसके बारे में। और पेपर 2 जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो यहां पर थोड़ा सा यूपीएससी से डिफरेंस आ गया। पहला पेपर तो पूरा यूपीएससी का जो GS1 पेपर है वैसा कॉपी कर लिया है, लेकिन जो आपका पेपर 2 है वहां पर IR नहीं है जो यूपीएससी में होता है, तो थोड़ा सी आपके लिए राहत है। लेकिन एक टॉपिक ऐड कर दिया है जो है आईकार रिलेटेड टॉपिक, जहां पर आपको रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईकार पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ आईकार पता होना चाहिए। देन जो थर्ड पेपर है वो है एसे राइटिंग, जहां पर आपको 2 ऐसे लिखने हैं, essay 1 एंड essay 2, और हर ऐसे आपका 75 मार्क्स का होगा। तो टोटल 150 मार्क्स का ये भी पेपर होने वाला है। जो पेपर 4 है वो है डिफरेंट एकदम बिल्कुल, वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि GS4 में यूपीएससी के पेपर में भी होता है, और यहाँ पर सिलेबस भी आपको यूपीएससी वाला ही देखने को मिलेगा। तो दिस इज यूनिक टू द पेपर, यूनिक टू द स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत डिफरेंट होने वाला है, और यहाँ पर उनको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा भी। ठीक है, तो हमने टाइम की बात कर ली, हमने पेपर की बात कर ली, हमने नेचर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ली। अब हर पेपर कितने मार्क्स का है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हर एक पेपर 150 मार्क्स का है। तो टोटल जो आपका Tier 2 पेपर है वो अब 600 मार्क्स का होगा। Tier 1 कितने का था, 200, और Tier 2 कितने का है, 600। ठीक है, तो यहां पर आपको 600 में से स्कोर करना पड़ेगा, और कट ऑफ या मेरिट आपकी 600 में से बनेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 को अगर आप नोटिफिकेशन में देखें तो बहुत डिटेल्ड मैनर में सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया गया है, हर एक टॉपिक को क्लियरली डिलिनेट किया गया है, तो आपके लिए ईजी हो गया।
अगर मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में बेसिकली इंडियन कल्चर है, इंडियन आर्ट फॉर्म्स हो गए, स्कल्पचर हो गए, आर्किटेक्चर हो गया, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, जहां पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, वो आपको पढ़ना है। देन आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, जहां पर वर्ल्ड वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो भी मेजर इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो उनके बारे में आपको आइडिया हो। देन आता है सोसाइटी में बेसिकली सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी आएगा, ठीक है। देन रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन और उसका इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी पे, और उसके साथ साथ कॉम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म जो टॉपिक हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन आता है टॉपिक ज्योग्राफी में एक तो आपको की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो जियोफिजिकल फिनोमिनास हैं, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनस हो गया, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों जो ज्योग्राफी है ये इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, तो दोनों ही लेवल पर आपको प्रिपेयर करनी है। फिजिकल ज्योग्राफी भी है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, तो उस लेवल पर भी आपको प्रिपेयर करना है। तो ये तो डिटेल सिलेबस है पेपर 1 का। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे उसकी इवोल्यूशन हुई, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अमेंडमेंट कैसे हो सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देन आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट करी गई है लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। देन आपको इंडियन लेजिस्लेचर, इंडियन जुडिशरी, इंडियन एग्जीक्यूटिव के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए, क्वेसी जुडिशियल बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए। देन फिर आपका गवर्नेंस वाला सेक्शन आ जाएगा, और गवर्नेंस वाले सेक्शन में आपको जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी वो पता होगा, एसएचजी कवर करना है, एनजीओस कवर करना है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री है वो हमने कवर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल जस्टिस, जहां पर हम जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट डिफरेंट इंटरवेंशन लेकर आई है वनरेबल सेक्शन की डेवलपमेंट के लिए, वुमेन के लिए कौन से इनिशिएटिव हैं, चिल्ड्रंस के लिए कौन से इनिशिएटिव हैं, जो आपके एल्डरली पीपल हैं उनके लिए कौन से इनिशिएटिव हैं। तो ये सारा सेक्शन आपका पेपर 2 में आएगा। और पेपर 2 में एक डिफरेंट टॉपिक क्या है, रोल ऑफ आईकार, और आपको आईकार के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 है आपका ऐसे पेपर, जहां पर आपको 2 ऐसे लिखने, ऐसे 1 एंड ऐसे 2, और दोनों ही ऐसे आपको 75 मार्क्स के मिलेंगे, मतलब 75 ईच। और यहां पर जो टॉपिक होंगे वो आपके करंट सोशल इकोनॉमिक जो आपका पॉलिटिकल डोमेन है उसी से कवर होंगे। पेपर 4 है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जहां पर टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, जैसे एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, जहां पर हम रोल ऑफ फैमिली इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन चिल्ड्रन की बात करते हैं, रोल ऑफ स्कूल की बात करते हैं। देन कुछ टॉपिक हैं जैसे प्रोबिटी हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो कि बेसिक है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसमें कुछ की टर्म्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगे कि एथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, वैल्यूज क्या होते हैं, मोरल्स क्या होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कुछ केस स्टडीज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन द एग्जामिनेशन। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि कुछ सेट पेपर नहीं है हमारे पास, कोई रेफरेंस पेपर नहीं है कि इस तरह का पेपर हमें देखने को मिलेगा। तो आपको उसमें बहुत दिक्कत आने वाली, किस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्या क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे या 20 मार्क्स के आएंगे, क्या नेचर होगा पेपर का, वो हमें आइडेंटिफाई अभी नहीं कर पाए हम, क्योंकि हमारे पास कुछ रेफरेंस नहीं है। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जैसे ही आईकार से कुछ क्लैरिटी मिलती है तो वी विल शेयर विद यू, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी की। देखिए दोस्तों, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैं हर बच्चे से करने को कहूंगा वो ये है कि आप एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। दोस्तों प्रायोरिटी काम है, क्योंकि आपके पास कुछ पीवाईक्यू तो है नहीं जिसको आप सॉल्व करने बैठेंगे यहाँ पर, या जिससे आप आइडिया लगाएंगे कि पेपर का लेवल क्या है। तो आपके पास जो पहली चीज है जिसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है वो है आपका सिलेबस। तो सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और उसमें पहले ये देखिए कि आपने कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं जब आपने टियर 1 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है। आपने ऑलरेडी टियर 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी है, तो उनमें से कौन से टॉपिक अब आपके टियर 2 एग्जामिनेशन में भी चलेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक हिंट देता हूं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी जो टियर 1 एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर किया है, तो आपने बस यहां पर उसको रिवाइज करना है, और थोड़ी सी जो ओरिएंटेशन है वो आपकी डिफरेंट हो जाएगी। अब आपकी जो अप्रोच रहेगी वो मोर कंसेप्चुअल रहेगी, मोर एनालिटिकल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि गांधी जी ने
सॉल्ट मार्च किया, डांडी मार्च किया। 12 मार्च 1930 से उन्होंने शुरुआत की और 24 दिन का मार्च था। 79 लोग थे गांधी जी को इंक्लूड करके। अब यहां पर आपको वो डेट्स फैक्ट्स नहीं पता होनी चाहिए, यहां पर आपको रीजन फॉर डांडी मार्च पता होना चाहिए कि क्यों गांधी जी ने सॉल्ट को ही चूज किया, नमक को ही चूज किया टू वायलेट द ब्रिटिश लॉ। तो ये जो एनालिटिकल वाला पार्ट है, जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट है, अब वो आपकी ओरिएंटेशन हो जाएगी। सोर्स वही रहेंगे, नोट्स भी वही रहेंगे, लेकिन हमारे सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अब हम चीजों को क्वेश्चन मार्क की तरह लेंगे, हम फैक्चुअल चीज पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। नो डाउट फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका आंसर तभी कंप्लीट होगा, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच यहां पर आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि आपको जैसे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अब उनके आपको आंसर राइटिंग लिखने आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा पक्का कि इंडिया में कौन कौन से सॉइल टाइप हैं, ठीक है, कौन कौन से वेजिटेशन टाइप भी आपने पढ़े होंगे, इंडिया की रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द बेसिक सॉइल टाइप्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो आप उस पे ऊपर लिख सकेंगे, आपने पढ़ा हुआ है। अब आपको बस लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये जो कॉमन आइडेंटिफाइड टॉपिक्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे ये देखने में कि मैंने कौन सा पोर्शन ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। और ये एक्सरसाइज आपको आज ही करनी है, पहले दिन आपका ये काम होना चाहिए। आप सिलेबस पे हाईलाइट कर लेंगे कि हाँ ये पोर्शन मेरा प्रिपेयर्ड है, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आपने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो उसमें बस आपको अब थोड़ा सा जो रिवीजन करनी है वहां पर अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपने इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ी है, आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने प्रेम्बल अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने लेजिस्लेचर अच्छे से पढ़ी हुई है। अब वहां पर ही आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लेंगे कि डू यू थिंक कि इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसको आप चेंज कर लेंगे, उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे। सिमिलरली जैसे मान लो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक मैं बताता हूं आपको बहुत ही कॉमन सा, आप लोगों ने 52nd अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। अब वो पूछ सकते हैं कि डू यू रियली थिंक कि जो 52nd अमेंडमेंट है वो एंटी डिफेक्शन रोकने में इंडिया में कारगर हुई है, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव रहा है। अब ये जो एनालिटिकल वाला पार्ट है दोस्तों, ये आपको रिवीजन से आएगा और थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपने आयकर वाला टॉपिक भी एक बार प्रिपेयर कर रखा होगा, वो भी आपको एक डिफरेंट ओरिएंटेशन से रिवाइज करना है, ठीक है। तो इनकी तो आपने रिवीजन करने, जो आपने टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, और रिवीजन की जो ओरिएंटेशन है वो आपकी अब थोड़ी कंसेप्चुअल हो जाएगी, ठीक है। मैं अगेन ये आपको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है काफी अच्छे एग्जाम्स के लिए और अच्छा परफॉर्म भी है उसमें। तो यहां पर इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि ओरिएंटेशन चेंज करनी बहुत जरूरी है। फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए, नो डाउट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो यहां पर आपको स्वदेशी मूवमेंट के पीरियड के बारे में कि ये 8 अगस्त 1905 को फॉर्मली स्टार्ट हुई थी, इस तरीके से आपको फैक्ट पता होने चाहिए, तभी आप एग्जामिनर को शो कर पाओगे ना कि हाँ मुझे स्पेसिफिक नॉलेज है। वरना जनरल आंसर तो कोई भी लिख लेगा कि यार स्वदेशी मूवमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसने लोगों को जागरूक किया, इसने ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने की कोशिश करी, ये जनरल पॉइंट तो कोई भी लिखेगा, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आपको थोड़े फैक्ट पता होने चाहिए। दूसरा स्टेप जो आपको करना है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग द अनकवर्ड टॉपिक्स। अब यहां पर जीएस के सिलेबस में जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 हैं, इनके सिलेबस में आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे, ऐसे टॉपिक भी देखने को मिलेंगे जो आपने पेपर 1 में प्रिपेयर नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इंडियन सोसाइटी पेपर 1 में नहीं पढ़ा है, आपने रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा है, आपने सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ा है, आपने कम्युनलिज्म नहीं पढ़ा है, तो वो आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो पहला जो आपका डेली का शेड्यूल होगा उसमें आपको क्या करना है कि यहां पर आपको एटलीस्ट 3 घंटे पुराने वाला रिवाइज करना है और एटलीस्ट 2 घंटे आपको नया वाला पढ़ना है, ताकि पुराने वाला हमारे कमांड में रहे और नया वाला भी हम कवर करते रहें। तो वो टॉपिक्स जो आपके नए हैं उनको आप कवर करना शुरू करना है। देन दोस्तों थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर शायद हर बच्चे की दुखती नब्ज है, वो ये है कि आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है कि जहां पर प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है। आप पहले दिन ही बहुत अच्छा आंसर लिखना शुरू नहीं कर दोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज ही मैं एक परफेक्ट आंसर लिख दूं। आंसर अच्छे लिखने के लिए बहुत लंबा एक प्रोसेस चलता है, बहुत मेहनत चलती है, तब जाके आंसर हमारे क्वालिटी आने शुरू होते हैं। तो पहले आप राइटिंग करने की आदत डालिए, आपको पेन चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहां पर करना क्या है बेसिकली कि जैसे मान लो आपने 3 घंटे रिवाइज किया, आपने आज मान लो रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवाइज करी, तो उसके ऊपर अपने शब्दों में लिखो कि आपने क्या पढ़ा। कम से कम आधे घंटे लिखने की आदत डालो। ऐसे फॉर्म में 500 शब्द कम से कम लिख दो, आप 400-500 शब्द लिख दो रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि आपने क्या पढ़ा है 3 घंटे में। जब आप ये लिखने की आदत डालोगे ना, तो धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा। आपको पता लगेगा कि यार पहले तो मुझे थोड़ा सा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखना चाहिए कि ये है क्या, फिर मुझे बताना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये हुई है,
फिर मुझे बताना है कि ये कैसे हुई है, और फिर मुझे बताना है कि इसके इंपैक्ट क्या हुए, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका सेकंड लेवल है। पहले तो आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है, फिर आपको धीरे धीरे प्रोसेस में इवॉल्व होना है और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आंसर लिखने कहां से हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मानूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस लेवल के क्वेश्चन आईकार पूछने वाला है इस पूरे पेपर में। तो हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के जो डिफरेंट चैप्टर हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है या फिर इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, उनके पीछे जो बेसिक क्वेश्चन है हम उनसे आंसर लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि वो हमारी एक गाइड बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उनके आंसर लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पेपर के फॉर्मेट में बने रहेंगे। और यहां पर अगेन प्रैक्टिस इज द की टू राइट द गुड आंसर। तो अभी से आपको डेली आधे घंटे 1 घंटे लिखने की आदत डालनी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसकी समरी लिख दीजिए। आप रिवाइज कर रहे हैं, आपने जो रिवाइज किया है उसकी समरी लिख दीजिए अपने शब्दों में। इससे आपकी इंग्लिश पे कमांड बनेगी, आपको शब्द पता लगने शुरू होंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपको पेन स्टार्ट करने में ही दिक्कत आएगी कि पहली लाइन क्या लिखूं, वर्ड क्या यूज करूं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेगी। देन दोस्तों आपको एक और काम क्या करना है कि वीकली ऐसे लिखने शुरू करने हैं, क्योंकि पेपर 3 जो आपका है ऐसे का, तो यहां पर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे लिखने के लिए आपको टॉपिक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। सबसे पहले तो जो कॉमन थीम्स हैं उन्हीं के ऊपर ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर लिखिए, ड्रग मेनास के ऊपर लिखिए, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर लिखिए। ये ऐसे टॉपिक हैं जो एवरग्रीन है, जिनके ऊपर आपको एक टॉपिक पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। तो इनके ऊपर अपने शब्दों में ऐसे लिखिए। अब ऐसे लिखना कैसा है, अगेन पहले लिखने की प्रैक्टिस करिए। वी विल गाइड यू कि आपको अच्छा ऐसे कैसे लिखना है। हम एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। लेकिन पहले राइटिंग वाली जो आदत है वो आपकी डली होनी चाहिए। अब डायमेंशन ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डायमेंशन के लिए आपको अपना सिलेबस याद रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम। अब इंडिया ऑफ माई ड्रीम में आप जब लिखने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या लिखूं इसमें। तो आपको याद रखना कि ऐसा मेरे सपनों का भारत जो अपने कल्चर से जुड़ा हो। तो आपको पहले सिलेबस का पहला जो हेडिंग है कल्चर याद आ गया। एक ऐसा भारत जहां पर हिस्ट्री से लर्निंग ली जाती हो, सेकंड टॉपिक आ गया। एक ऐसा भारत जहां पर सोसाइटी जो है इंक्लूसिव हो, महिलाओं की रिस्पेक्ट हो, ठीक है, जो पुवर्टी है उसको खत्म करा हो। तो ये आपका सिलेबस आपके दिमाग में चल रहा है, मैं सिलेबस के टॉपिक्स ही चला रहा हूं, तो वो आपको ऐसे में डायमेंशन देने में हेल्प करेगा। देन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपको पेपर 4 जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो नॉन यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल ही नया है। और यहाँ पर बेसिक टर्म्स के बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मोरल एंड वैल्यूज डिफरेंट वर्ड्स हैं, बिलीफ, मॉरल, वैल्यूज तीनों डिफरेंट हैं। देन फैमिली का रोल क्या है, फैमिली किस तरीके से एक बच्चे की वैल्यू डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो आइडिया है वो लगाना मुश्किल होगा, तो इसके लिए बहुत अच्छी रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देन आपके जो न्यूज़पेपर रीडिंग का तरीका है दोस्तों, उसको आपको बदलना पड़ेगा। अगेन अभी आप थोड़ा फैक्चुअल चीज़ों पे जा रहे हो, आप किसको अवार्ड मिला, किसकी कहाँ अपॉइंटमेंट हुई, किस पर्सन ने कौन सी बुक लिखी, आप ऐसे पॉइंट्स नोट करते हो। लेकिन अभी आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, आपको आर्टिकल्स रीड करने चाहिए। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको किसी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड व्यू पॉइंट मिलेगा, दूसरा फायदा क्या है कि आपको एक आर्ट ऑफ राइटिंग देखने को मिलेगी कि यार स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, ये किस तरीके से पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो वो आपको अभी पढ़ना शुरू करना है। और यहाँ पर हर टॉपिक के, जैसे मान लो आप लिख रहे हो रिगार्डिंग इंडिया में, हम बात करें सेकुलरिज्म की, कि इंडिया में सेकुलरिज्म को कौन कौन सी थ्रेट हैं, तो 2 लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके पास पक्का होने चाहिए। तो आपको पक्का 2 करंट एग्जाम्पल करने हैं हर टॉपिक के प्रिपेयर, क्योंकि एग्जाम्पल आपके जो आंसर है उसको और अच्छा बनाते हैं और एग्जामिनर को ये हिंट देते हैं कि आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। देन जो आपके न्यूज़पेपर है वो आपको हेल्प करेंगे इन नोइंग द कंटेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मान लो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हिमाचल है यहाँ पर लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए ना कि कोई पक्का सिरमौर में या फिर किन्नौर में कोई लैंडस्लाइड हुई होगी, तभी ये क्वेश्चन आया है। तो अगर आप आंसर में वो स्टार्टिंग में ही डाल दोगे कि हाँ कि अभी कुछ रिसेंट इंसिडेंसेस थे सिरमौर में, किन्नौर में, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स बढ़ गए, तो एग्जामिनर मान जाएगा कि यार बच्चे को अच्छा पता है काफ़ी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगेन 1-1.5 घंटे की न्यूज़पेपर रीडिंग डेली, देन 2-3 घंटे की रिवीजन, 2-3 घंटे की न्यू टॉपिक्स की कवरेज और आंसर राइटिंग आधे घंटे की डेली आपको करनी पड़ेगी अगर आप टियर 2 एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो कोशिश यही रखिए कि एक अच्छे
ओरिएंटेशन के साथ, एक अच्छी अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ें। और यहाँ पर पेन चलाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 3 घंटे लगातार लिखने के लिए हाथों की एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब भी नोट्स भी बनाएं, रिवीजन कर रहे हैं, तो भी कॉपी पेन चलाते रहिए, कॉपी पे पेन चलाते रहिए, लिखते रहिए, ताकि आपके हाथों की एक्सरसाइज होती रहे। ठीक है, तो ये थी एक डिटेल स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों का शेयर करी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये देख के। और अगर कोई और आपको क्वेश्चन है तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है अगेन आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर, या पे एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।